दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आज हम बताने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 2। हम काफ़ी अच्छा तुम लोग को पढ़ा दिए, काफ़ी अच्छी तरह से 1 घंटा 18 मिनट में पूरा कंप्लीट कर दिए थे। तो आप लोग जाकर वो वीडियो देखें, ठीक है ना। कैसे देख मिलेगा मेरा वीडियो? तो मेरा फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ, A to Z वीडियो सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। जो नहीं बनाया वो बना देंगे, ठीक है ना। तो इसका देखेंगे आज क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन, गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है ना। अच्छी तरह से देखेंगे, काफ़ी अच्छी तरह से अंत तक बना रहना, A to Z समझ आएगा चैप्टर नंबर 2 का। और बता देना चाहते हैं कि मेरा एक चैनल है जिसका नाम है जगदेव ब्लॉग्स, ठीक है ना। जगदेव JAGDEV, जगदेव ब्लॉग VLOG ब्लॉग। इसको भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और जगदेव क्लासेज यानी जो जिस चैनल पर आप लोग देख रहे हैं, आप लोग जो है ना वीडियो को शेयर नहीं करते। मात्र 12,000 कुछ 700 सब्सक्राइबर है, 12,700 सब्सक्राइबर है। तो आप लोग इसको शेयर करें। अपना अगल बगल गांव में जितना भी दोस्त है, सहेला है, सहेली है, दोस्त है, दोस्तनी है, सबको बताएं चैनल के बारे में, कि वे लोग भी चैनल के बारे में जाने और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंच सके। चलो इंतजार करते हैं आज हम क्वेश्चन आंसर देखने, ठीक है ना। A to Z समझ आएगा। चलो देखते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है ना। आप लोग ये चैप्टर नहीं पढ़े तो पहले जाके चैप्टर पढ़ लें, तो काफ़ी अच्छी तरह समझ आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखो पहला क्वेश्चन है, क्या इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन है? तो बताए थे कि समाजवाद का थ्योरी देने वाला पहला था सेंट साइमन, फिर था चार्ल्स फूरिये, फिर था रॉबर्ट ओवेन, उसके बाद था लुई बला। तो चारों था समाजवाद का सिद्धांत देने वाले। लेकिन बोला इंग्लैंड में कौन था? तो इंग्लैंड में था रॉबर्ट ओवेन। बताए थे आप लोग को कि इंग्लैंड में रॉबर्ट ओवेन था, और रॉबर्ट ओवेन ही बोला था क्या कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। कौन बोला था? रॉबर्ट ओवेन। तो हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन। बाकी बार सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये और लुई बला। क्या? लुई बला। ये कहाँ के है? तो ये तीनों है फ्रांस के। ये तीनों कहाँ का है? फ्रांस के। और ये है इंग्लैंड का, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और ये चारों को कहा जाता है क्या? ये चारों कहा जाता है स्वप्नदर्शी समाजवादी, क्योंकि ये सिर्फ सपना दिखाया था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूटोपिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन फटाक सा। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, यानी कहाँ हुई? तो हुआ था इंग्लैंड। इंग्लैंड बोले तो ब्रिटेन। ब्रिटेन के कहाँ? राजधानी लंदन में, यानी इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। अच्छा भाई कब हुआ? तो 1864 ईस्वी में हुआ प्रथम का स्थापना। अच्छा किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने किया। और कार्ल मार्क्स इस चैप्टर का हीरो है, ठीक है ना। तो कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स किया था, कहाँ किया था? लंदन में। कब किया था? 1864 में, ठीक है। और द्वितीय पूछेगा तो द्वितीय हुआ था फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और तृतीय इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ था रूस की राजधानी मॉस्को में। तो याद रखना कहाँ हुआ? लंदन में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो बताया था 1917 में हम बताए थे आप लोगों को कि 2 क्रांति हुआ था। पहला हुआ था फरवरी में, रूसी कैलेंडर के अनुसार हुआ था फरवरी में, और दूसरा रूसी कैलेंडर के अनुसार हुआ था अक्टूबर में। तो पहला क्रांति को बोल दिए हम फरवरी की क्रांति, और दूसरा क्रांति को बोल दिए अक्टूबर की क्रांति। और हम लोग के अनुसार ये हुआ मार्च में, और रूसी कैलेंडर के अनुसार हुआ फरवरी में। तो पहला क्रांति को बोलते हैं फरवरी क्रांति, और ये हुआ था अक्टूबर में रूसी कैलेंडर के अनुसार। लेकिन हम लोग के अनुसार हुआ था नवंबर में, इसलिए दूसरी क्रांति को हम बोलते हैं अक्टूबर की क्रांति, ठीक है ना। इसका नेता कौन था? तो इसका नेता लेनिन था। यानी रूसी क्रांति का नेता कौन था? तो दूसरी जो रूसी क्रांति हुआ उसका नेता कौन था? तो लेनिन था। और लेनिन किसका नेता था? तो जो अधिक था, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बोल्शेविक। यानी जिसका संख्या अधिक था उसको बोलते हैं बोल्शेविक, जिसका संख्या कम था उसको बोलते हैं मेंशेविक। तो लेनिन था बोल्शेविक दल का नेता, बोल्शेविक दल का नेता। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। तो रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बताए थे लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। और लेनिन के बारे में याद रखना कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति लाया था। नई आर्थिक नीति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब लाया था? तो 1921 में। और बेचारा 3 साल के बाद यानी 1924 में लेनिन हो गया टाइफाइड, यानी लेनिन क्या हो गया? मृत्यु 1924 ईस्वी में, ठीक है ना। और ट्रांस्की जो था इसका रक्षा मंत्री बोले तो रक्षा मंत्री था। और ट्रांस्की जो ही था उसने किया था लाल सेना का गठन, और करेंस्की को हटाकर, करेंस्की को मारकर, भगाकर, रूस से बाहर भगाकर लेनिन जो है गद्दी पर बैठा था। और लेनिन के बाद रूस के गद्दी पर बैठा था कौन? तो स्टालिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? तो 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ था, ठीक है ना, उस समय था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है जार निकोलस द्वितीय। तो जार निकोलस द्वितीय था, जो एक अत्याचारी शासक था, एक निरंकुश शासक था, एक जालसाही शासक था, यानी एक गद्दार शासक था, खराब था, बेकार था, ठीक है ना। कौन? जार निकोलस द्वितीय।
तो जार निकोलस द्वितीय को ही फरवरी क्रांति जो हुआ था, जिसको बोलते हैं रूसी क्रांति 1917 में, उसमें जार को उखाड़ कर फेंक दिया था, ठीक है ना, यानी जार को कर दिया हत्या, ठीक है ना। और जार का कर दिया क्या हो गया, मृत्यु। पूछेगा तुम लोग कि जार का अर्थ क्या होता है, तो बोलना है रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो बोलना रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, रूस का सम्राट, रूस का सम्राट। हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय। कौन होगा, जार निकोलस द्वितीय। और जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था, जरीना। और जरीना किसके प्रभाव में फसल था, तो एक साधु था, यानी एक ये क्या था, तो उसको बोलते हैं क्या, पादरी। कौन पादरी था, तो रास्पुटिन। तो रास्पुटिन के प्रभाव में था जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना। जरीना किसके प्रभाव में था, तो रास्पुटिन का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक क्या है, लेखक थे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र मतलब क्या हुआ, साम्यवादी घोषणा पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आप लोग को हम काफ़ी अच्छा तरह से बताए थे कि 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक एक पुस्तक लिखा है, जिसका हिंदी होता है साम्यवादी घोषणा पत्र। इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स। और लेकिन पूछेगा 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखा था जिसका नाम है दास कैपिटल। तो दास कैपिटल किसने लिखा, तो बोल देंगे कार्ल मार्क्स। उसी प्रकार पूछेगा बताओ कि वार एंड पीस, बोले तो युद्ध एवं शांति किसने लिखा, तो बोल देंगे फटाक से टोलस्टॉय। उसी प्रकार पूछेगा बताओ माँ का लेखक कौन है, तो बोलेंगे मैक्सिम गोर्की, मैक्सिम गोर्की, मैक्सिम गोर्की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपरेट थीसिस किसने तैयार किया। अपरेट थीसिस क्या था, तो लेनिन जो है केरेंस्की को हटाने के लिए एक योजना तैयार किया था। उस योजना को बोलते हैं अप्रैल थीसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। क्या हो जाएगा, लेनिन। अगला है युद्ध एवं शांति का नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अभी हम तुरंत बताए थे आप लोग को कि युद्ध एवं शांति का लेखक पूछेगा तो कौन होगा, तो अभी हम बताए थे युद्ध एवं शांति बोले तो वार एंड पीस। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा टोलस्टॉय। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, युद्ध एवं शांति यानी वार एंड पीस टोलस्टॉय, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, और माँ का लेखक मैक्सिम गोर्की। इतना याद रखना। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति, बोले तो NEP, ठीक है ना। जन्मदाता कौन है, तभी तो बताए थे लेनिन। कौन है, लेनिन। कब लाया था, तो 1921 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। पूछेगा लेनिन का पूरा नाम क्या है, तो बोलना है व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, लेकिन बोलना है लेनिन। लेनिन का मृत्यु कब हुआ, तो 1924 में। कब हुआ, 1924 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लाल सेना गठन किसने किया। तो लाल सेना गठन बोले तो ट्रांस्की किसने किया, ट्रांस्की। लेकिन यही पूछ देगा आप लोग को लाल कुर्ती का गठन किसने किया। लाल कुर्ती का गठन बोले किसने किया, तो बोलना है गेरिबाल्डी। क्या बोलना है, गेरिबाल्डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चेका क्या था। तो चेका क्या था, तो लेनिन ने अपने खिलाफ, जो उसके खिलाफ, लेनिन के खिलाफ जो मतलब दंगा कर रहा था, उससे निपटने के लिए एक प्रतिक्रांतिकारी रूप का गठन किया था, यानी एक सेना के टुकड़ी का गठन किया था, जिसको चेका क्या था, तो एक सेना का टुकड़ी था। क्यों किया था, तो ये अपने दमनकारियों को दमन करने के लिए। तो सेना का टुकड़ी कौन किया गठन, तो लेनिन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की। तो लेनिन ने क्या किया था, तो प्रथम विश्व युद्ध से अलग होने के लिए जर्मनी के साथ क्या किया था, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब किया था, 1918 में किया था। तो याद रखना जर्मनी, क्या करना है, जर्मनी के साथ किया था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो क्या, विश्व में साम्यवादी शासन की पहला प्रयोग कहाँ हुआ, रूस में। साम्यवादी शासन पहला रूस में। और साम्यवादी जन्मदाता किसे माना जाता था, कार्ल मार्क्स कौन माना जाता है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ। जर्मनी में कहाँ हुआ, तो जर्मनी के राइन प्रांत में। और कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था, तो हेनरिक मार्क्स था। कौन था, हेनरिक मार्क्स। इतना याद रखना कार्ल मार्क्स के बारे में। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं वहाँ पर किताब में जो था, ये कौन सी किताब है, तो ये भारतीय भवन यानी हाई स्कूल प्राथमिक इतिहास है। तो उसमें जो था फर्स्ट चैप्टर में, वो सेकंड चैप्टर में जो था ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। आप लोग उस किताब के पीछे में जाओ तो पीछे में मिलेगा सब चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव मिलेगा, तो उसका भी सोल्यूशन दे देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, साम्यवादी दर्शन किस पर बल देता है। साम्यवादी दर्शन बल देता है कि समाज में सबको क्या बराबर हो। और साम्यवादी दर्शन बात करता है कि कानूनी समानता मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन व्यक्ति को आर्थिक समानता जरूर मिलना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है साम्यवादी शब्द का पहली बार प्रयोग किस वर्ष किया गया, यानी साम्यवादी शब्द जो है उसका पहली बार प्रयोग किस वर्ष किया गया।
तो 1827 ईस्वी में। कब किया गया? 1827 ईस्वी में। किसने किया? सेंट साइमन ने। लेकिन पूछेगा इंग्लैंड में किसने किया? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला बोला स्वप्नदर्शी समाजवादी किन्हें कहा गया? तो स्वप्नदर्शी समाजवादी 4 लोग को कहा गया। सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई बला और रॉबर्ट ओवेन, ये चारों कहा गया स्वप्नदर्शी समाजवाद। लेकिन यहाँ उसका नाम नहीं पूछ रहा, यहाँ बोल रहा है कि स्वप्नदर्शी समाजवाद किन्हें कहा गया है? तो जो वर्ग समन्वय की बात करता था, वर्ग समन्वय बोले तो यानी वैसा बात जिसमें बोले क्या कि हिंद थी गरीब और अमीर मिल कर रहेगा, ऐसा संभव है? नहीं है। तो यानी स्वप्नदर्शी समाजवादी जो था वर्ग समन्वय की बात करता था। लेकिन कार्ल मार्क्स स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था। तो कार्ल मार्क्स कहता था कि वर्ग समन्वय से काम नहीं चलेगा, इसके लिए मार करना पड़ेगा, यानी मजदूर को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, यानी वर्ग संघर्ष की बात करता था। यानी इसका खो नंबर हो, इसका नहीं, इसका गो नंबर सही होगा। लेकिन कार्ल मार्क्स के अनुसार पूछेगा तो खो नंबर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? तो वैज्ञानिक तरीका से किसने बताया था समाजवाद को? तो बताया था कार्ल मार्क्स। कौन बताया था? कार्ल मार्क्स। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। ठीक है ना। कार्ल मार्क्स के बारे में जानते हैं कि जन्म इसका कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। जर्मनी कहाँ हुआ? लाइन प्रांत में हुआ। कब हुआ? तो 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। ये सब याद रखना है कार्ल मार्क्स के बारे में। ठीक है। अगला चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। याद रखना है। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी में, यानी खो नंबर सही हो जाएगा। अगला है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का हिंदी क्या होगा? यानी साम्यवादी घोषणा पत्र। कब प्रकाशित हुआ था? 1848 ईस्वी में। किसने किया? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों मिलकर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, काफी इंपॉर्टेंट है। बुरा समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा था? समाजवादियों का बाइबिल कहा था दास कैपिटल को। दास कैपिटल का लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स है। दास कैपिटल कब लिखा गया? तो 1867 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1867 में। किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स लिखा। कार्ल मार्क्स को क्या कहता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है ना। और कार्ल मार्क्स से क्या था? वर्ग संघर्ष का बात। तो समाजवादियों के बाइबिल किसे कहा था? तो कार्ल मार्क्स। जितना हम बताते हैं अलग से सब पॉइंट याद रखो, क्योंकि जितना ही पॉइंट हम अलग से बोल रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रथम इंटरनेशनल का स्थापना कब होता है? बताए थे आप लोग को। प्रथम इंटरनेशनल का स्थापना लंदन में हुआ 1864 ईस्वी में। द्वितीय इंटरनेशनल का स्थापना फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और तृतीय इंटरनेशनल का स्थापना रूस की राजधानी मॉस्को में। तो यहाँ पर हो जाएगा 1864 ईस्वी में। कितना होगा? 1864 ईस्वी आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है कार्ल मार्क्स के प्रयास से 1 मई को, यानी 1 मई को मनाया जाता है। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। किसके प्रयास से? तो कार्ल मार्क्स के प्रयास से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है रूस में कृषि दाता किस वर्ष समाप्त हुई? तो रूस में कृषि दाता जो 1861 ईस्वी में समाप्त हुआ। किसने किया था? तो जाल अलेक्जेंडर द्वितीय। निकोलस नहीं बोल रहे हैं, जाल अलेक्जेंडर द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन है? तो वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक है युवान तुर्गनेव। कौन है? युवान तुर्गनेव। और वर्जिन सॉइल के लेखक युवान तुर्गनेव इसी से प्रभावित होकर एक आंदोलन चलाएगा जिसको आतंकवाद आंदोलन या निहिलिस्ट आंदोलन कहा जाता है। वो आगे पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बोल्शेविक यानी जिसका संख्या ज़्यादा था। किसका संख्या ज़्यादा था? तो मजदूर और किसान का संख्या ज़्यादा था। तो इसका नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन किया था। लेनिन के बारे में एक चीज़ याद रखना कि लेनिन जो है ये नई आर्थिक नीति अपनाया था। कब अपनाया था? तो 1921 ईस्वी में। और दूसरा याद रखना लेनिन के बारे में क्या? लेनिन का मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गया। आगे लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुआ? तो 1924 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। अगला है लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लागू किया? तो बताया था 1921 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कोमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य था कि लेनिन के खिलाफ जो भी खरा होगा उसका दमन करना। क्या करना? उसका यानी तो उसका दमन करना। उसका दमन कैसे करेगा? तो क्रांति का प्रचार कर और उस देश को सहायता प्रदान करना जहां पर समाजवादी लाने का बात करता है। इसका आंसर हो जाएगा खो नंबर। अगला क्वेश्चन है कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? कोल खोज मतलब समझदा? कोल खोज का मतलब होता है कि किसानों को सामूहिक कृषि करवाना, यानी किसानों के द्वारा समूह में मिलकर कृषि करवाना को कोल खोज कहता है। इसका जन्मदाता कौन है? इसका जन्मदाता है लेनिन। कौन आना है? तो लेनिन। हो गया इस तरह ऑब्जेक्टिव खत्म। अब बढ़ते हैं खाली स्थान को भरे, फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न, फिर लघुत्तरीय प्रश्न, फिर मिलान करने वाला सब देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो अब है खाली स्थान को भरो। क्या बोला? क्रीमिया युद्ध में किसकी पराजय हुई बताना है। तो क्रीमिया युद्ध में जो है रूस के क्या हुआ? तो पराजय हुआ। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? याद रखना 1854 ईस्वी में। कब? क्रीमिया युद्ध हुआ 1854 ईस्वी में रूस और पोलैंड के बीच, जिसमें रूस हार गया बेचारा। अगला दास कैपिटल का लेखक कौन है? दास कैपिटल का लेखक है कार्ल मार्क्स। कब लिखा था? 1867 ईस्वी में। और दास कैपिटल को ही कहा जाता समाजवादियों का बाइबिल।
लेनिन दल का नेता था। लेनिन किस दल का नेता था? तो लेनिन जो है बोल्शेविक दल का नेता था। बोल्शेविक यानी जिसका संख्या ज़्यादा हो, किसका संख्या ज़्यादा था? तो मजदूर और किसान का। और जिसका संख्या कम था उसको बोलते थे मेंशेविक। तो मेंशेविक का नेता था केरेंस्की। मेंशेविक नेता था केरेंस्की, और लेनिन था बोल्शेविक का नेता था। यहाँ बना बोल्शेविक। अगला क्वेश्चन है कि लेनिन का जन्म में हुआ था। तो लेनिन का जन्म कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो लेनिन का जन्म रूस में हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। कब हुआ लेनिन का जन्म? 1870 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। लेनिन का उत्तराधिकार बना। तो लेनिन का उत्तराधिकार कौन बना? तो लेनिन का उत्तराधिकार बना स्टालिन। और स्टालिन जो है काफ़ी सख्त आदमी था। उसको कहा था फौलादी पुरुष। क्या फौलादी पुरुष किसे कहा जाता था? स्टालिन को। मैन ऑफ स्टील किसे कहा जाता था? स्टालिन को। ठीक है ना। सामूहिक कृषि यानी खोल खोज किसने अपनाया? तो स्टालिन अपनाया था। ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के लाइन प्रांत में। जर्मनी के लाइन प्रांत में। तो यहाँ लिखना है जर्मनी में। कहाँ लिखना है? जर्मनी में। पूछा कब हुआ? तो 5 मई 1818 ईस्वी में। आगे बढ़ते सही गलत की ओर। और तुम लोग जो है शेयर करो वीडियो। कितना बार बोले वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब तो जरूर करो। अपने अगल बगल गांव टोला में जो भी पड़ोसी अड़ोसी सहेला सहेली दोस्त दोस्तूनी जितना भी है सब कोई चैनल के बारे में बताओ। ठीक है ना। फैलाओ इस चैनल को। ठीक है। चलो देखते हैं। और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जो नया आए चैनल पर। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन मेरा है कि बताओ आप लोग कि सेंट साइमन स्वप्नदर्शी समाजवादी था। सही बात है। स्वप्नदर्शी समाजवाद में 4 लोग आता है। सेंट साइमन, चार्ल्स फुरिये, लुई बला और रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड का था। बाकी बाकी सेंट साइमन, चार्ल्स फुरिये और लुई बला तीनों फ्रांस का था। तो सही बात है। ये समाजवादी स्वप्नदर्शी समाजवादी था। लेकिन कार्ल मार्क्स स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था। ये चारों जिसका नाम बोले थे ये वर्ग समन्वय की बात करता था। लेकिन कार्ल मार्क्स बोला था कि वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा। वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा यानी मजदूर और किसान को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। किससे? पूंजीपति वर्ग से। अगला, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना रूस में हुआ था। गलत। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना कहाँ पर हुआ? तो ये जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ? जर्मनी में। यानी ये क्या है? गलत है। और ये क्या है? सही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के समय रूस का शासक जाल अलेक्जेंडर द्वितीय था। बिल्कुल गलत। रूसी क्रांति कब हुआ? 1917 में हुआ, जिसको हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। और ये 2 चरण में हुआ, एक फरवरी में और एक रूसी कैलेंडर के अनुसार फरवरी में, हम लोग के कैलेंडर के अनुसार मार्च में। और रूसी कैलेंडर के अनुसार दूसरा क्रांति हुआ था अक्टूबर में, हम लोग के अनुसार नवंबर में। तो उस समय था जो शासक था वो था जार अलेक्जेंडर नहीं, जार निकोलस। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। तो ये गलत है। तो ये हो गया गलत। अगला, नारोदनिक आंदोलन रूस में हुआ था। बोला नारोदनिक आंदोलन जो है ये रूस में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। नारोदनिक आंदोलन जो है ये बिल्कुल सही है। कहाँ पर हुआ? तो रूस में हुआ था। कम्युनिटन की स्थापना लेनिन ने किया था। सही बात है। कम्युनिटन की स्थापना लेनिन ने किया था। और ये अपने क्रांतियों को प्रचार करने के लिए कम्युनिटन की स्थापना लेनिन ने किया था। और उस देश को सहयोग करना चाहता था जहाँ पर समाजवाद लाने का बात करे। तो सही बात है। इसका स्थापना कौन किया था? लेनिन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन यही है। बोला सारणी पर आधारित प्रश्न, यानी यहाँ क्वेश्चन पढ़ना है और इसमें से आंसर देखो इसका यहाँ दिया गया उसमें से खोज लेना है तीनों में से आंसर कौन है। तो देखो बोल रहा क्या इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किससे माना जाता है? तो देखो यहाँ लिखल है कि इंग्लैंड में जो है समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन है। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन। अगला है 1867 में डास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया था? तो डास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अगला है आतंकवादी निहिलिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? तो आतंकवादी निहिलिस्ट आंदोलन जो है ये कहाँ पर हुआ था? ये रूस में हुआ था। इसी से खोज के आंसर लिखना है। ये तो काफ़ी इजी है। इस तरह क्वेश्चन पूछता है। सोवियत संघ में नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो सोवियत संघ में नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लेनिन ने लागू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। अगला ग्लास्नोस्ट, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। अब देखते हैं क्या है। ग्लास्नोस्ट और पेरेस्ट्रोइक की नीति किसने लागू की? तो ग्लास्नोस्ट और पेरेस्ट्रोइक की नीति ये लागू किया था मिखाइल गार्बोचेव। मिखाइल गार्बोचेव ने लागू किया था। किसका? तो ग्लास्नोस्ट और पेरेस्ट्रोइक की नीति। जिसके कारण क्या हुआ? ग्लास्नोस्ट मतलब होता है खुलापन, यानी पूरा खुलापन, जिसको जो करना है करो, सबको छुट्टा दे दिया, छुट्टा सार ऐसा। ठीक है ना। और पेरेस्ट्रोइक मतलब पुनर्निर्माण, जो करना है करो। तो जिसके कारण के बाद उसका विघटन हो गया। तो इसका आंसर होगा मिखाइल गोर्बाचेव। आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया मिलान करने वाला। मिलान करना है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या हिंदी क्या होता है? साम्यवादी घोषणा पत्र। इसको कौन लिखा था? कार्ल मार्क्स और उसका दोस्त फ्रेडरिक्स एंगस दोनों मिलकर। यानी इसका आंसर हो जाएगा गो। अगला है क्रेंस्की। तो क्रेंस्की कौन था? तो क्रेंस्की जो था वो मेंशेविक बोले तो जिसका संख्या कम था, जिसका जो है वोट बोले तो जिस अल्पमत, यानी जिसका मत अल्प था यानी कम था, उसको बोले थे
मेंशेविक, तो क्लेंस्की कौन था? मेंशेविक दल का नेता। अगला ड्यूमा क्या था? तो ड्यूमा था रूस का संसद का नाम ड्यूमा है। क्या है? जैसे भारत के संसद का नाम संसद है, उसी प्रकार रूस के संसद का नाम ड्यूमा है, तो यहाँ जाएगा रूस का संसद। अगला ग्लास्टोनोस, तो ग्लास्टोनोस किसने अपनाया था? तो ग्लास्टोनोस मतलब था खुलापन, और ये अपनाया था मिखाइल गोर्बाचेव, जो रूस के अगला शासक बना था। फौलादी पुरुष किसे कहते हैं? फौलादी पुरुष कहा जाता है किसको? तो स्टालिन को, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैन ऑफ स्टील, मैन ऑफ स्टील, तो ये हो जाएगा स्टालिन। सब आंसर हो गया। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बोराती लघु उत्तर, ये प्रश्न यानी एक शब्द में आंसर देना है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? रूस के सम्राट को जार कहा जाता है, जार जार जार, जो आकर वो जार, तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। लेकिन भारत में जार का अर्थ क्या होता है? पानी पीने का बर्तन। आगे बढ़ते हैं। रूस में किस राजवंश का शासन था? तो रूस में जो शासन था वो रोमनोव वंश का शासन था। किसका था? रोमनोव वंश। क्या लिखना है? रोमनोव वंश। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर कि रूस की संसद का क्या नाम था? तो रूस का संसद का नाम था ड्यूमा, ड्यूमा ड्यूमा ड्यूमा। क्या नाम था? ड्यूमा, ड्यूमा। क्या था? ड्यूमा। आगे बढ़ते हैं। अगला है रूस में कृषि दासता प्रथा का अंत किस वर्ष समाप्त हुआ? ये पूछ रहा है। तो बताया था 1861 ईस्वी में। किसने किया था? तो जाल अलेक्जेंडर द्वितीय, जाल निकोलस नहीं, जाल अलेक्जेंडर द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रास्पुटिन कौन था? तो रास्पुटिन कौन था? भारी बदमाश था, ये भ्रष्ट पादरी था, और इसी के प्रभाव में, इसी के फेराम फसल था कौन? तो जाल निकोलस द्वितीय के वाइफ यानी जरीना, इसी के प्रभाव में फंसा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला है माँ उपन्यास के लेखक कौन था? तो माँ उपन्यास के लेखक था मैक्सिम गोर्की। कौन था? मैक्सिम, 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 मैक्सिम गोर्की, 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 यानी मैक्सिम गोर्की था माँ का लेखक। अभी हम बताते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और उसका दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स। इसी प्रकार पूछेगा दास कैपिटल का लेखक कौन है? दास कैपिटल का लेखक है कार्ल मार्क्स, ठीक है ना, 1867 ईस्वी में लिखा था। उसी प्रकार पूछेगा कि बता वार एंड पीस यानी युद्ध एवं शांति का लेखक कौन है? तो बोना टोल्स्टॉय। और माँ का कौन है? तो मैक्सिमम गोर्की है। बार बार इसलिए बोलने कि आप लोग को याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला है खूनी रविवार के विषय में आप क्या समझते हैं? खूनी रविवार के विषय में है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो खूनी रविवार के बारे में देखो अति लघु, ये प्रश्न कम शब्द में लिखना है। चलो पहले हम खूनी रविवार के बारे में आप लोग को पूरा डिटेल से बता देते हैं, उसके बाद इसको तो आंसर एक शब्द में देना है। तो खूनी रविवार क्या था? देखो 1905 ईस्वी में जो है रूस में जो है काफ़ी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी आ गया था। जनता जो है भूख से पूरा परेशान था। तो जनता जो है रोटी की मांग करने के लिए जार निकोलाई द्वितीय के महल की ओर बढ़ गया। जार निकोलाई द्वितीय का महल कहाँ था? तो पेट्रोग्राद शहर, अभी उसका नाम है लेनिनग्राड शहर। तो लेनिनग्राड शहर की ओर बढ़ा और मुझे रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो हल्ला करते हुए जा रहा जार निकोलाई द्वितीय के महल की ओर। जार निकोलाई द्वितीय सुना रहे बाहर हल्ला क्या हो रहा था, तो अपना मंत्री से पूछा था, तो बोला था कि साहब किसान और मजदूर रोटी के नारा लगाकर आपसे मांगने आ रहा है। तो जार निकोलाई द्वितीय खून से मतलब गर्म, जार निकोलाई द्वितीय तो बदमाश था, तो उसका खून गर्म हो गया। बोला अपना सैनिक को गोली चलाने का आदेश दे दिया है। तो सैनिक क्या किया था? गोली चलाने लगा, जिसके कारण क्या हुआ? हजारों किसानों और मजदूर का मृत्यु हो गया था। और वह दिन था रविवार था, इसलिए इसको कहा जाता है खूनी रविवार। तो खूनी रविवार क्या था? तो लिखना खूनी रविवार क्या के विषय में आप क्या समझते हैं? लिखना खूनी रविवार के दिन जार निकोलाई द्वितीय के द्वारा निहत्थे किसानों मजदूर पर गोली चलाया गया रविवार के दिन, यही खूनी रविवार था। आगे बढ़ते हैं। अगला है लघुत्तरीय प्रश्न। देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या है लघुत्तरीय प्रश्न में? पहला क्वेश्चन हाँ, समाजवादी दर्शन क्या है? तो समाजवादी दर्शन एक ऐसा दर्शन है, जो हम बोर्ड में लिखना है। समाजवादी दर्शन एक ऐसा दर्शन है जहाँ पर समाज में सभी लोग बराबर होते हैं। समाज में क्या कि सभी लोग बराबर होते हैं, और समाज में संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं होता है, बल्कि समाज का संपत्ति वो सरकार के अधिकार में होता है, ठीक है ना। लिखना समाजवादी दर्शन क्या है? तो समाजवादी दर्शन एक ऐसा दर्शन है जहाँ समाज में सभी लोग बराबर होता है और संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं होता है, बल्कि संपत्ति पर सरकार का अधिकार होता है। ये लिख देना है। अगला रॉबर्ट ओवेन का संक्षिप्त परिचय दें। तो लिखना है रॉबर्ट ओवेन यह इंग्लैंड के पूंजीपति था, या इंग्लैंड का पूंजीपति था। और रॉबर्ट ओवेन ने ही सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत दिया था? तो संतुष्ट मजदूर ही सच्चा मजदूर यानी वास्तविक मजदूर होता है, और संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है, रॉबर्ट ओवेन ने कहा था। और रॉबर्ट ओवेन जो है स्वप्नदर्शी समाजवाद कहा जाता है, स्वप्नदर्शी समाजवादी का जनक कहलाता है इंग्लैंड में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं? तो कार्ल मार्क्स के विषय में जो जानते हैं वो लिख देना कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत में 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था और इसके द्वारा लिखा गया दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, ये लिख देना है। अगला, 1917 की क्रांति के समय 1917 की क्रांति के समय रूस में किस राजवंश का शासन था, ये लिखना है। तो 1917 की क्रांति के समय रूस में जो था वो रोमनोव वंश का शासन था। किसका था? रोमनोव वंश का शासन था। इस शासन का स्वरूप क्या था? तो ये शासन जो था, तो रोमनोव वंश का शासन का स्वरूप पूछा कैसा है, तो लिखना है कि इस शासन का स्वरूप काफ़ी निरंकुश, अत्याचारी और जारशाही प्रवृत्ति का था, इतना लिखना है। आगे, निहिरिस्ट आंदोलन से आप क्या समझते हैं या रूस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो निहिरिस्ट आंदोलन जो है एक प्रकार का आतंकवाद आंदोलन था जो संघर्ष के द्वारा मार काट के द्वारा समाज में परिवर्तन लाना चाहता था, यानी हथियार के द्वारा समाज में परिवर्तन लाना चाहता था। अगला है क्या कि रूस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इससे जो है निहिरिस्ट आंदोलन से इससे क्या हुआ? इससे श्रमिक और मजदूर जो है शोषण और अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए तत्पर हो गया। ठीक है ना। आगे, बौद्धिक जागरण ने इस क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया? बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया बताना है। तो बौद्धिक क्रांति यानी जो अपने किताब के द्वारा, अपने विचार के द्वारा क्रांति, समाज में क्रांति फैलाना चाहता है, उसको बोलते हैं बौद्धिक क्रांति। नहीं रखता आप लोग, दो को लड़ते थे तो पिन मारने वाला होता है कि तुमको ऐसे दे दिया, तुमको ये बोल दिया, वो बोल दिया, पिन खाता है तुमको, तो तुम क्या होता है ना, आग खोल जाता है कि अब हम मारिए देंगे। उसी प्रकार क्या करता था लेखक जो अपने किताब में इस तरह बात लिखता था कि किसान मजदूर लोग पढ़ के उससे क्या होता था, आग बबूला रहता था कि आज अब जो है इससे बदला लेंगे, राजा से बदला लेंगे, बेकार राजा है। तो बौद्धिक जागरण से रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया, ये लिखना है। तो देखो इसमें बौद्धिक जागरण में ये लिखना है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस में बौद्धिक जागरण हुआ जिसने लोगों को निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध बगावत करने की प्रेरणा दी, इतना लिख देना है। ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेन सेविकों और बोल सेविकों के विषय में आप क्या जानते हैं? तो लिखना है कि मेन सेविकों यानी जिसका संख्या कम हो, यानी अल्प मत वाले को मेन सेविक कहा जाता है, और बोल सेविकों यानी जिसका संख्या अधिक हो, यानी बहुमत वालों को बोल्शेविक कहा गया है रूस में। मेन सेविक का नेता केरेंस्की था। क्या लिखना है? मेन सेविक का नेता केरेंस्की था, जबकि बोल्शेविक का नेता लेनिन था। ठीक है, इतना लिख देना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में प्रतिक्रांति क्यों हुई? बोल्शेविक सरकार ने इसका सामना कैसे किया? तो प्रतिक्रांति क्यों हुआ? जब लेनिन जो शासन बैठा था ना, लेनिन जो है जब है केरेंस्की को हटाकर किसान और मजदूर का नेता बना और रूस में सत्ता में संभाला, तो उस समय लेनिन जो है जिसका जमीन और संपत्ति को छीन कर सब कुछ सरकारी कर दिया था, तो वो लोग क्या करने लगा, लेनिन को विरोध करने लगा। ठीक है। और बहुत सारा देश भी उसको उसको सपोर्ट करने लगा। जैसे हो गया अमेरिका, हो गया फ्रांस, हो गया ब्रिटेन, हो गया ये जो है जो लेनिन को विरोध कर रहा था उसका सपोर्ट करने लगा। तो इससे निपटने के लिए लेनिन ने एक सेना के टुकड़ी के नामक संगठन का स्थापना किया जिसका नाम है चेका। और चेका जो है इस प्रतिक्रांतियों को एकदम बुरी तरह खदेड़ दिया था। ठीक है ना। तो इसके बारे में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बारे में बताते हैं। तो पहला क्या था कि रूस में प्रतिक्रांति क्यों हुआ? तो लिखना है कि बोल्शेविक सरकार की नीतियों में वैसे लोग बेघर हो गए जिनकी संपत्ति और अधिकारों को नई सरकार ने छीन लिया था। सामंत, पादरी, पूंजीपति, नौकरशाही सरकार के विरुद्ध बन गए। अतः सरकार को तख्ता पलट करना चाहता था। तो इससे निपटने के लिए लेनिन ने प्रतिक्रांति किया। अब कैसे किया? तो उसमें लिखना है, अतः लेनिन ने प्रतिक्रांतियों को कठोरतापूर्वक दमन करने के निश्चय किया। इसके लिए चेका नामक विशेष पुलिस दास्ता का गठन किया गया। इसने निम्रतापूर्वक हजारों षड्यंत्रकारियों को मौत का घाट उतार दिया। इससे क्रांति का विरोध स्पष्ट हो गया। ठीक है ना। ये लिख देना। आगे बढ़ते हैं। अगला है कोमिंटर्न की स्थापना क्यों की गई? तो कोमिंटर्न का स्थापना लेनिन ने किया था। क्यों किया था? तो लेनिन ने कोमिंटर्न की स्थापना क्रांतियों के प्रचार के लिए किया, अपने क्रांति के प्रचार के लिए किया तथा उस देश की सहायता करना चाहता था क्रांति के माध्यम से जहां पूंजीवाद था और जहां के लोग समाजवाद लाने के बाद उसको सहायता करने के लिए। इसका क्या महत्व था, इसके बारे में लिखना है। तो पूछ रहा है कोमिंटर्न की स्थापना क्यों किया गया? तो लिखना है इसमें कि मार्क्सवादी के दर्शन का प्रचार एवं विश्व के सभी मजदूर को संगठित करने के लिए। ठीक है ना। सामरिक दलों का एक बैठक मॉस्को में हुआ।
मॉस्को में हुआ। और उस सभी समाजवादियों पार्टियों ने क्या किया था, तो एक संघ बनाया, इसको कॉमिंटर्न बोलते हैं। इसका क्या महत्व है, तो ये क्या किया था, इसका मुख्य कार्य है विश्व में क्रांति का प्रचार करना एवं साम्यवादियों की सहायता करना था। यहाँ तक लिखना है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति पर एक टिप्पणी लिखें। नई आर्थिक नीति जो जिसको शुरुआत किया था 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में कुछ सुधार किया, जिसको बोलते हैं नई आर्थिक नीति 1921 में। तो इसके बारे में लिखना है, ठीक है ना। तो नई आर्थिक नीति के बारे में क्या लिखना है, लिखना है कि नई आर्थिक नीति इसके अनुसार, नई आर्थिक नीति के अनुसार सीमित रूप से किसानों और पूंजीपतियों को व्यक्तिगत संपत्ति रखने की अनुमति दी गई। यानी जो पूंजीपति था, जो किसान था, उसको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन नई आर्थिक नीति के द्वारा उसको संपत्ति रखने का अधिकार दी गई सीमित रूप में, ठीक है ना। यह नीति कारगर हुई, खेती की पैदावार बढ़ा दिया तथा उद्योग धंधों में भी उत्पादन बढ़ा। इससे सोवियत संघ समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा। तो यहाँ तक लिख देना है नई आर्थिक नीति के में, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि बोल रहा है कि नई आर्थिक नीति पर एक टिप्पणी लिखे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। और लघुत्तरीय प्रश्न तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, इतने लिखना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में वो बताएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सब नहीं बताएंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में बताएंगे कौन हम, तो समाजवाद का जनक कौन था, समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है, काफ़ी अच्छा से हम पढ़ाए, तो वो वीडियो देखेगा तो आप लोग को बन जाएगा। थोड़ा सा अभी हम बता देंगे इसके बारे में। फिर 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI बना लो, VVI, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कोई है तो यही है, ठीक है। और अगला है वैश्विक क्रांति का रूस का प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है ना, तो एक ठो ये वाला। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये 3 नंबर क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलो हम 2 नंबर बताते हैं। समाजवाद का जनक कौन था, तो समाजवाद का जनक साम्यवाद का जनक, तो साम्यवाद के जनक कौन था, तो कार्ल मार्क्स था। कौन था, कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है, तो समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर, तो समाजवाद में और साम्यवाद में हम बहुत अच्छा तरह से बताए थे आप लोग को। समाजवाद में बताए थे कि समाजवाद एक वैसा वाद है जिसमें लोगों को अपने क्षमता के अनुसार वेतन देता है, लेकिन साम्यवाद में क्षमता के अनुसार काम लिया जाता है लेकिन आवश्यकता के अनुसार पैसा दिया जाता है। समाजवाद में राज्य का कोई महत्व, समाजवाद में राज्य का महत्व होता है, लेकिन साम्यवाद में राज्य का कोई महत्व नहीं होता। अंतर बता रहा है, ठीक है ना। तो पहला अंतर क्या लिखा है समाजवाद में, पहला अंतर लिखना है समाजवाद में क्षमता के अनुसार वेतन दिया जाता है, लेकिन साम्यवाद में क्षमता के अनुसार काम करवाया जाता है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाता है। समाजवाद में राज्य का अस्तित्व होता है, जबकि साम्यवाद में राज्य का अस्तित्व नहीं होता है। समाजवाद में सरकार का अस्तित्व होता है, लेकिन साम्यवाद में सरकार का अस्तित्व नहीं होता है। समाजवाद वर्ग समन्वय का बात करता है, जबकि साम्यवाद जो है वर्ग संघर्ष का बात करता है। समाजवाद जो है वर्ग समन्वय के द्वारा वर्ग विहीन समाज का निर्माण करने की बात करता है, जबकि साम्यवाद जो है वर्ग संघर्ष के द्वारा वर्ग विहीन समाज निर्माण करने की बात करता है। ये सब लिखना है, ठीक है ना। फिर लिखना है लास्ट की समाजवाद में सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई बला, रॉबर्ट ओवेन जैसे अर्थशास्त्री आता है, जबकि साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स को माना जाता है। ये अंतर लिख देना है। अगला 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या था, तो 1917 की रूसी क्रांति का बहुत सारा कारण था। सामाजिक कारण था, आर्थिक कारण था, राजनीतिक कारण था, धार्मिक कारण था, बौद्धिक कारण था। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है, ठीक है ना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो इसको देखते हैं। चलो यहाँ देखो आप लोग, क्या है 1917 की बोल्शेविक क्रांति यानी अक्टूबर क्रांति के कारण का वर्णन करना बताना है। तो देखो पहला है राजनीतिक कारण यानी पॉलिटिकल कारण क्या था, तो निरंकुश एवं अत्याचारी शासन। हम बताए थे कि जो राजा था जार निकोलाई द्वितीय काफ़ी निरंकुश एवं अत्याचारी शासक था, क्योंकि वो अपना फैसला कुछ लेता था न, उसका पत्नी के प्रभाव में फंसा था, उसका पत्नी जो है रास्पुटिन का प्रभाव में फंसा हुआ था। तो एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या, रूसीकरण की नीति, यानी जार निकोलाई द्वितीय जो था ये कहता था कि एक रूस एक जार एक चर्च, यानी एक रूस एक जार एक चर्च का नारा था, यानी बोलता था कि एक ही रूस है। चलो ठीक है, एक रूस है, यहाँ तक ठीक है। बोला था एक ही जार है, यानी हम ही भगवान है, और एक ही चर्च है, यानी कोई भी धर्म मानो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सलाब हो, यानी कोई भी जाति के लोग हो, सब एक ही धर्म मानो जो हम धर्म मानते हैं। तो रूस के शासक क्या कौन सा धर्म मानता था, तो मानता था कौन, वो मानता था
कैथोलिक, तो कैथोलिक ही मानो, जिसके कारण क्या हुआ, दंगा हुआ यानी क्रांति हुआ। इसका कारण था राजनीतिक दल का उदय, यानी रूस में जो छोटा छोटा जो है दल यानी संगठन बनने लगा, जिसके कारण क्या था, रूस क्रांति को एक होने का एक प्रयास हुआ, ठीक है ना, यानी एक मौका मिल गया। आगे, नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव, यानी वहाँ के जो रूस के नागरिक था उसको कोई भी अधिकार नहीं दिया था, यानी वो कुछ नहीं तो रूस के राजा के खिलाफ बोल सकता था, न रूस के राजा के खिलाफ जो है पेपर में कुछ छपवा सकता था, यानी प्रेस में छपवा सकता था, न तो उसको अधिकार था। जिसके कारण भी क्या हुआ, जनता में जो है राजा के प्रति असंतोष बढ़ा और क्रांति हो गया। अगला था रूस के सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी। रूस जो 1905 ईस्वी में जो है छोटा सा देश जापान से पराजित हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि रूस की प्रतिष्ठा में कमी हो गया। सब सोचने लगा कि छोटा सा देश जो है रूस इसको हरा दिया, ये रूस को हरा दिया, यानी यहाँ का राजा जो है बेकार है, निरंकुश है, सिर्फ अपना जो है भोग विलास में व्यस्त रहता है, इसको कोई भी जनता से मतलब नहीं है। जैसे इसके कारण फिर क्या हुआ, जनता के मन में रोब हुआ और वो क्रांति के लिए उतारू हो गया। अगला, प्रथम विश्व युद्ध में रूस के पराजय, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, रूस जो है पराजय हुआ और रूस का 2 लाख सैनिक मारा गया। जिसके कारण क्या हुआ, रूस की जनता में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब समस्या उत्पन्न हो गई। इसके कारण क्या हुआ, रूस के जनता में क्रोध हुआ, रोब के भावना हुआ और वो क्रांति होने के लिए उतारू हो गया, ठीक है ना। अगला, जार निकोलस द्वितीय एवं जरीना की भूमिका। जार निकोलस द्वितीय बताया था, जार निकोलस द्वितीय एक अयोग्य शासक था, क्योंकि वो अपने से कुछ फैसला नहीं लेता था जनता के पक्ष में, और वो उसका जो पत्नी यानी जरीना जो बोलता था उसी का फैसला लेता था, यानी बीबी का वो गुलाम था। और जरीना तो यहाँ तक तो ठीक है वो कि वह बीबी का गुलाम है, लेकिन जरीना जो है किसी और का गुलाम था। किसका गुलाम था, भ्रष्ट पादरी का नाम कहता था रासपुटिन था, उसका गुलाम था। इसके कारण क्या हुआ, क्रांति हो गया। रूस की सेना में क्या हुआ, असंतुष्ट हुआ और क्रांति हो गया। तो ये था सामाजिक कारण, ठीक है ना। राजनीतिक कारण ये था। अब देखते हैं सामाजिक कारण में क्या था कि समाज में किसान की स्थिति काफ़ी खराब था, यानी किसान काफ़ी गरीब था, भुखमरी था, वो अच्छा तरह से उसका जीवन यापन नहीं हो रहा था किसान की स्थिति। कारण क्या हुआ, किसान विद्रोह किया। दूसरा कारण हुआ किसान का विद्रोह, यानी किसान जो काफ़ी बार विद्रोह किया रूस के खिलाफ, ठीक है ना, रूस के राजा के खिलाफ। अगला था मजदूर की स्थिति। किसान की स्थिति भी ठीक नहीं था और मजदूर का स्थिति भी ठीक नहीं था, तो मजदूर का स्थिति भी काफ़ी दयनीय था। जिसके कारण क्या हुआ, मजदूर में वो संतोष हुआ और वो विद्रोह करने के लिए तैयार हो गया। अगला, सुधार आंदोलन यानी जो रूस में जो लेखक था वो अपने लेखक के माध्यम से, अपना लेखन के माध्यम से रूस की जनता में आक्रोश की भावना पैदा करता था। इसके कारण क्या हुआ, आंदोलन हुआ, तो सुधार आंदोलन भी होगा। अगला कारण क्या था, अगला आर्थिक कारण भी हो गया। आर्थिक कारण में क्या है कि लोग वहाँ पर सबका आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गया, सब काफ़ी गरीब हो गया, ठीक है ना, काफ़ी सब में बेरोजगारी हो गया, यानी काफ़ी गरीब हो गया, ठीक है ना। और औद्योगिकरण की समस्या, औद्योगिकरण यानी रूस में जो उद्योग भी स्थापित नहीं था, तो रूस में औद्योगिकरण का भी अभाव था। इसके कारण क्या हुआ, वहाँ पर क्रांति हो गई। अगला, धार्मिक कारण में क्या था कि रूस में जो है सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार नहीं था, यानी जो रूस के राजा यानी जार निकोलस द्वितीय जो धर्म को मानता था सभी को वही धर्म मानने के लिए बाध्य कर दिया। तो उसका रूस का जो राजा था वो मानता था कैथोलिक धर्म, तो सबको कैथोलिक धर्म मानने के लिए बाध्य कर देते थे। यह भी कारण था। अगला कारण क्या था, अगला था बौद्धिक कारण बोले तो जो वहाँ का लेखक था, जो वहाँ का समाज में जो लेखक था वो क्या कहता था, अपना लेखक के माध्यम, अपने किताब के माध्यम से ऐसा बात लिखता था। इस कारण जो पढ़ के वहाँ के रूस की जनता जो के मन में रूस के प्रति, राजा के प्रति जो है तरह तरह के मन में विचार आता था और राजा के प्रति मन में क्रोध और रोब उत्पन्न होता था जिसके कारण क्या होता था, वो रूस की क्रांति करने के लिए बाध्य हो गया। तो यह सभी कारण था। लिख देना है, 6 नंबर कंप्लीट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि बोल्शेविक क्रांति का सोवियत संघ एवं विश्व पर प्रभाव, यानी बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ और लेनिन का सरकार आया तो सोवियत संघ पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। सोवियत संघ बोले तो रूस पर क्या प्रभाव पड़ा और उसका पूरा विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में लिखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट था 3 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 4 नंबर। तो सबसे इंपॉर्टेंट 3 नंबर है, ठीक है ना, उसके बाद 4 नंबर। तो चलो देखते हैं इसको। तो यहाँ देखो, बोल्शेविक क्रांति का महत्व एवं परिणाम। पहला कहा है क्रांति का सोवियत संघ पर परिणाम। तो क्वेश्चन ये बोला था पहले कि बताओ सोवियत संघ पर इसका क्या परिणाम हुआ, तो वो परिणाम देखो। पहला क्या, स्वैच्छाचारी जारशाही का अंत, यानी जो जार निकोलस द्वितीय था उसका हो गया अंत, यानी स्वैच्छाचारी जारशाही का क्या हुआ, अंत हो गया। अगला, सर्वहारा वर्ग के अधिनायक वर्ग की स्थापना, यानी वैसा वर्ग यानी किसान मजदूर जो सब जगह से हार गया था अब उसका राज आ गया था, यानी सर्वहारा वर्ग के अधिनायक वर्ग की स्थापना। अगला क्या था, अगला कारण था नई प्रशासनिक व्यवस्था का स्थापना, यानी लेनिन के प्रयास से रूस में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था का स्थापना किया गया और सभी संपत्ति को सरकारी बना दिया गया और सभी को उस पर समान अधिकार दे दिया गया। अगला, नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, और समाज में जो है लेनिन के द्वारा वहाँ पर समाज में नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था किया गया, ठीक है ना, रूस में। और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना किया गया, यानी जार निकोलस द्वितीय जो था वो सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार नहीं दिया था, लेकिन जब उसका जारशाही शासन का जब अंत हुआ तो वहाँ पर सबको अपना धर्म मानने का अधिकार दे दिया, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुआ। और क्या हुआ,
तो रूसीकरण की नीति का परित्याग किया। यानी रूसीकरण की नीति बोले तो कि एक ही रूस है, एक ही जार है, यानी जार एक ही को राजा है, यानी एक ही जार है और एक ही सर्च है। इसका नीति का क्या हुआ, अंत हुआ। और इसका विश्व पर प्रभाव पूछा था, तो विश्व पर प्रभाव देख लेते हैं। यानी इस क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी पूछ रहा है क्वेश्चन में सेकंड नंबर में, तो ये लिख देना है सेकंड नंबर में, क्रांति का विश्व पर प्रभाव। तो इसमें क्या लिखना है, पूंजीवादी राष्ट्र, यानी जहाँ पूंजीवादी राष्ट्र था वो भी डर गया था, कहीं भी मेरा भी जनता जो वो विद्रोह नहीं कर दे। यानी पूंजीवादी राष्ट्र भी जो है वहाँ पर भी क्या करने लगा, वो जनता के लिए कोई काम करने लगा, यानी आर्थिक सुधार करने लगा जनता के लिए, डर के मारे। दूसरा क्या हुआ, सर्वहारा वर्ग का सम्मान है वृद्धि, जो सब जगह से हार गया, यानी जो गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, उसके सम्मान में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। यानी अमीर लोग भी अब उसके प्रति अच्छा भाव से देखने लगा, क्योंकि उसको डर होना हो गया कि कहीं मेरा यहाँ पर भी समाजवाद का स्थापना न हो जाए, यानी यहाँ की जनता भी विद्रोह न कर दे, जिसके कारण सभी संपत्ति सरकारी हो जाएगा। अगला, साम्यवादी सरकार की स्थापना, यानी साम्यवादी सरकार का विश्व में बहुत सारा देश में स्थापना, वैसे रूस में हो गया, चीन में हो गया, ठीक है ना, और कहाँ पर हुआ, तो और हो गया दक्षिण कोरिया में। अगला, अंतर्राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला, यानी अंतर्राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला, यानी इसके रूस का जो ये समाजवादी क्रांति हुआ, ये पूरा अंतर्राष्ट्रवाद यानी बहुत सारा देश में इंटरनेशनल लेवल पर फैल गया था। अगला, साम्राज्यवाद के पतन हुआ, यानी जो अपना मतलब बलजबरी शासन चलाता था, यानी जो रूस को थी जनता को, बहुत सारा देश में, रूस के अलावा बहुत सारा देश में जो जनता को पर तरह तरह का अत्याचार करता था, उसका साम्राज्यवाद का पतन की प्रक्रिया तीव्र हो गई। यानी जनता लोग अब इसको क्या करने लगा, राजा के प्रति खुला होकर बोलने लगा। अगला, नया शक्ति संतुलन, नया शक्ति संतुलन हुआ और विश्व में जो है 3 शक्ति बना, एक बना था अमेरिका और दूसरा बना था ब्रिटेन और तीसरा बना था रूस। तो नया शक्ति संतुलन हुआ, ये लिख देना है, 6 नंबर मिल जाएगा। चलो आज इतने ही रखते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग को, फटाफट लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फटाफट, और जितना भी अपना जो गांव टोला अगल बगल सहेला सहेली दोस्त दोस्तनी फ्रेंड फ्रेंडनी जितना सब जगह इसको फैला दो इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक।